एवरीवन, सो आज हम लोग थ्योरी करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड फाइनल अकाउंट्स। जैसे मैं हमेशा ही बोला हूँ, हर बैचेस में बोलता हूँ, थ्योरी थोड़ा बोरिंग होता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल्स क्या होता है, थोड़ा अच्छा लगता है, फिर भी सम्स होता है। थ्योरी थोड़ा बोरिंग होता है, तो बस करना पड़ता है, बिकॉज एग्जाम में 10-15 मार्क का ही जाता है। तो लेट्स टेक आउट योर कॉपी एवरीवन, और पहले जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो लिखो। मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ, वो कॉपी करो पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में थ्योरी बहुत कम है, बहुत लिमिटेड थ्योरी है। इसमें ज्यादा बाहर से कोई थ्योरी आता नहीं है। पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रोमिसरी नोट, और थर्ड क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। सबसे हॉट क्वेश्चन है ये तीन। तो हम लोग डिफरेंस भी समझ लेंगे तो हो जाएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, एंड दोनों का डिफरेंस। फिर कभी कभी फीचर्स आ जाता है, एडवांटेजेस आ जाता है, ठीक है ना। लिखो, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, is an instrument in writing containing an unconditional order। मैं आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगा प्रोमिसरी नोट से, ठीक है ना। मैं अभी आप लोगों को बताते हैं, सुनते भी रहो, थोड़ा लिखो भी, क्योंकि मैं टाइम बहुत दूंगा। अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर, पॉइंट्स याद कर लोगे तो हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग होता है, लिखा होना चाहिए। अनकंडीशनल ऑर्डर, इसका मतलब क्या है कि कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए पैसा देने के लिए, कि अगर तुम ये करोगे तो हम तुमको बिल का पैसा देंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी कंडीशन हो चुका है पहले, क्या हम तुमको बेचा था, अब बिल बन गया है, तो बिल का पैसा हमको विदाउट कंडीशन चाहिए। अब बिल में भी होगा कि भैया 3 महीना बाद अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुमको पैसा देंगे, पैसा नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। साइन बाय द मेकर, मतलब जिसको पैसा मिलना है कि जिसको पैसा देना है, कौन बनाता है, हम लोग कर चुके हैं, हम लोग को कॉन्सेप्चुअल पता है प्रैक्टिकली। जिसको पैसा मिलना है वो पैसा बनाता है, बिल बनाता है। साइन बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली। इसमें ऐसा नहीं कर देगा कि 10,000 रुपया प्लस 2 गाय, ऐसा नहीं हो सकता है, मनी होना पड़ेगा, ठीक है। टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो थ्योरी भी है, याद करना पड़ेगा। 2 मार्क्स के लिए सीधा आएगा, डिफाइन बिल्स ऑफ एक्सचेंज सीधा आ जाएगा 2 मार्क्स के लिए। तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बिकॉज ये सब कुछ काम नहीं आता आगे। 12th में कुछ नहीं है। मैं तुम लोग ध्यान रखना, मैं जो समझाता हूँ वो 12th में काम आएगा, इसलिए मैं जो नहीं समझा रहा हूँ वो सिंपली याद करने का चीज है, आगे कुछ काम नहीं आने वाला है। तो तुम लोग भी इसको याद करके निकलो, जो जो मैं नहीं समझाता हूँ आगे बढ़ो, कुछ काम नहीं आएगा बहुत सारा चीज। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करके फायदा भी नहीं होता है। 2 मार्क का थ्योरी आएगा चैप्टर से, उसमें 1 घंटा वेस्ट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना। लिखते जाओ, पूरा सेंटेंस कॉपी कर लिए ना। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। इसका पता मतलब क्या होता है, फिर भी सब थोड़ा समझा देता हूँ। सर्टेन पर्सन जिसके लिए हुआ है, हम लोग पता है कभी कभी एंडोर्स कर देते हैं। तो अब बिल किसके पास पहुंच गया, अगर ए ड्रॉ किया है, अब बी ड्रॉ किया ए के ऊपर, तो पैसा किसको मिलेगा, ए को। कभी कभी ए क्या कर देता है, एंडोर्स, तो अब बी पैसा किसको देगा, सी को देगा, क्योंकि सी भी जाके लेके जाएगा ना बिल। बिल तो याद है ना ऐसे, तो सी लेके जाएगा बिल। तो अब बेरर मतलब जिसके पास बिल एक्चुअली लास्ट में पड़ा हुआ होता है। तो बिल्स में मेंशन्ड है, जिसको देना है उसको भी दे सकते हैं, और जिसके हाथ में बिल है फाइनली उसको भी दे सकते हैं। और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसके हाथ में फाइनली बिल था और जो बिल का पैसा लेने गया उसको भी पैसा दे सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है जिसके लिए बिल बना है वो भी पैसा मांग सकता है, और जिसके पास फाइनली बिल पहुंचा है वो भी पैसा मांग सकता है। जैसे डिस्काउंट में बिल किसके पास चला जाता है, डिस्काउंटिंग करा के बिल किसके पास चला जाता है, बैंक के पास। तो अब बेरर कौन हो गया, बैंक। तो पैसा लेने कौन जाएगा, बैंक। तो बैंक को पैसा मिल जाएगा, बैंक को दे देगा, बिकॉज बेरर लिखा है, ठीक है। क्लियर, सब कॉपी कर लिए ना। कॉपी मत करना, ये देखने का आप लोग का, सिर्फ देखने का है। बिल एक ऐसा होता है, ये एक प्रॉपर बिल्स का वो है, प्रोफॉर्मा। मेरे को पता नहीं है स्कूल कभी पूछा है क्या ड्रॉ परफॉर्मा ऑफ अ बिल, पूछ सकता है, वैसे कभी आज तक पूछा नहीं है, बट कभी कभी ना होता है ना, ऑनलाइन चल रहा है तो पूछ लो, थोड़ा अलग करते हैं, बट ये है प्रोफॉर्मा, ठीक है। फीचर्स कुछ लिखना नहीं है, कुछ कॉपी नहीं करना है, सिर्फ देखना है। हम लोग जो डेफिनेशन में पढ़े वही सेम चीज रिपीट हो रहा है, तो कोई फीचर्स बना सकते हो आप लोग। देखो बस रीड करो मेरे साथ। A bill of exchange is a writing, written order
ठीक है, साइन बाय द मेकर, दैट इज द ड्रॉअर ऑफ द बिल। बताइए हम लोग को कौन ड्रॉ करता है? ड्रॉवर। इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू अ पर्सन, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी डेफिनेशन में। ठीक है, इट स्पेसिफाइज द डेट बाय व्हिच द अमाउंट शुड बी पेड, ये हम लोग को पता है, सबका ड्यू डेट होता है। बस 2 मार्क्स के लिए आएगा, 4 पॉइंट इज मोर देन इनफ। एक और पता हम लोग को, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉअर टू मेक इट अ लीगल डॉक्यूमेंट। हम लोग को पता है ना, ड्रॉन और एक्सेप्ट अगर दोनों दिया हुआ तो कब कब का डेट करते हैं? ड्रॉन का बिल का कब करता है? वैलिड बिल कब बनता है? जब वो एक्सेप्ट हो जाए। तो जब वो एक्सेप्ट बन जाता है तब ये लीगल डॉक्यूमेंट बनता है। तो फीचर्स इज नथिंग बट अ डेफिनेशन ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, जल्दी से रीड कर लो एक बार आप लोग, 5 पॉइंट रीड कर लो। मैं पहले ही बता दूं, जिसको भी फोटो खींचना होता है फोटो खींच सकते हैं। अगर आप लोग के पास घर में यही बुक है तो बुक जाके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। सब मेरे को मत पूछो भैया फोटो खींचे, भैया कॉपी करें, इसका जैसा मन है करो। 4-5 क्वेश्चन आता है थ्योरी में, वही कवर करेंगे। और इसमें आज मैं आप लोगों को वो भी करा दूंगा रिपीट, ड्यू डेट्स। काफी जन रॉन्ग किए थे ड्यू डेट्स, तो आज थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेंगे ड्यू डेट्स भी। ठीक है, वो आएगा एग्जाम में ड्यू डेट्स। तो ये देख लिए। अब मेरे को तुम लोग बताओ, पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज कितने पार्टीज हैं? 3। वेरी गुड। कौन कौन? ड्रॉवर, ड्रॉई, इंडोर्सी मत बोलना, पेई। पेई होता है जिसको फाइनली बिल का पैसा मिलता है। इन सम केसेस इट कैन बी ड्रॉवर, इन सम केसेस कैन बी इंडोर्सी, इन सम केसेस कैन बी बैंक। पेई मतलब जिसको फाइनली बिल का पैसा मिलता है। अगर आप ड्रॉवर, ड्रॉई, इंडोर्सी बोल देते तो बैंक फिर क्या बन गया? बैंक को भी तो पैसा मिलता है कभी कभी, तो फिर बैंक तो कोई पार्टी में आया ही नहीं। इसलिए ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई। पेई कौन होता है? जिसको बिल का पैसा मिलता है। इन मोस्ट केसेस पेई कौन होता है? ड्रॉवर। ड्रॉवर पेई सेम हो जाता है। तो कभी कभी आता है क्वेश्चन, आएगा आप लोग को घुमा के दे देगा, व्हेन विल बी द ड्रॉवर एंड पेई बी द सेम पर्सन? बताओ, when will the drawer and payee be the same person? When the bill is retained by the drawer। खत्म, यही आंसर है सीधा, वन लाइन आंसर। कि ड्रॉवर पे सेम पर्सन कब होंगे? जब ड्रॉवर रिटेन करके रखा। ठीक है ना? when the bill is retired, रिटायर में भी बिल का पैसा किसको मिलता है? ड्रॉवर को। तो पेई वही बन गया। तो ऐसे आ सकता है, गिव 2 इंस्टेंसेस when drawer and payee will be the same person, retained and retired। बिल्स का पहले कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। क्या क्या चैप्टर याद नहीं रहेगा तो थ्योरी समझ नहीं पाओगे। चैप्टर याद है तो इजी लगेगा। ठीक है, चलो ये देखो नेक्स्ट, पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई। ठीक है, एक रीड कर लो ना सब लोग फटाफट, एवरीवन रीड इट। कुछ अलग लगे तो मेरे को बोलो, अलग लगेगा नहीं, लगे तो बोलना। रीड कर लो एक बार, कॉपी नहीं करना है कुछ भी। हाँ अक्षत, वेरी गुड। बिल्स फॉर कलेक्शन में भी किसको नहीं बाबू, बिल्स फॉर कलेक्शन में तो बैंक को मिलता है ना रुपया, बैंक क्रेडिट करके मेरे अकाउंट में डाल देता है। तो मत बोलो, सबसे इजी रिटेन्ड है कि रिटेन में मेरे पास पैसा ही आता है। ठीक है ना? हो गया यहां तक? तो भी अभी तक कितना क्वेश्चन किए हम लोग? 3। पहला व्हाट इज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेकंड फीचर्स, थर्ड पार्टीज। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ बिल। टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज 2 ही होता है, एक होता है ट्रेड बिल, एक होता है एकोमोडेशन बिल। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, इज नॉट इन द, हम लोग का क्या सिलेबस में? ट्रेड बिल। When a bill of exchange is drawn and accepted for a trade transaction, मतलब for sale और purchase। सेल और परचेज को जब कोई करता है ना फैसिलिटेट, तो अब जब कोई बिल बनाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? ट्रेड बिल। अब एक बार आप लोग सुनो, व्हाट इज अकोमोडेशन बिल, सुन लो आप लोग, सिलेबस में नहीं है, माने प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी तो आ ही सकता है। आज हम और नीरव, हम लोग 2 दोस्त हैं, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, हम नीरव से मांगा, उसको मेरे पास भरोसा नहीं है कि पैसा डुबा देगा, तो ये मेरे को पैसा नहीं दे रहे। तो ये एक चालू लड़का है, ये क्या बोला, एक काम कर भैया, आप एक काम करो, आप ना एक बिल ड्रॉ कर लो, बिल ड्रॉ कर लो और आप मेरे को वो दे दो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। आप एक वैलिड बिल बना लो, ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। क्या बन जाएगा वो एक्सेप्ट करते ही? जैसे मेरा एक्सेप्ट करेगा क्या बन जाएगा? वैलिड बिल बन जाएगा। अब मैं ये बिल को क्या कराऊंगा? डिस्काउंट करा लूंगा। डिस्काउंट, चोरी नहीं समझा रहा हूँ, एक होता है ये सब चीज, चोरी नहीं सिखा रहा हूँ। ये क्या बन जाएगा? वैलिड बिल बन जाएगा। मैं बैंक से क्या करा लूंगा? डिस्काउंट। पैसा आ गया मेरे पास, एक बार मेरा काम हो गया।
बट भैया बैंक किसके पास जाएगा पैसा लेने? नीरव के पास। हम क्या करेंगे, 3 महीना 4 महीने का बिल बनाएंगे और जाके 4 महीने के बाद नीरव को क्या दे देंगे, पूरा रुपया दे देंगे। नीरव जाके क्या कर देगा, बैंक को पैसा दे देगा। व्हेन सम पार्टीज आर इन नीड ऑफ फंड्स, टू म्यूचुअली हेल्प करने के लिए ये बिल बनाया जाता है। तो क्या लिखा हुआ देखो, व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर म्यूचुअल हेल्प, इट इज कॉल्ड अकोमोडेशन बिल। दो दोस्त मिलकर बनाते हैं बिल। आज मेरे को भी पैसा चाहिए, नीरव को भी पैसा चाहिए, हम लोग 50,000 का बिल बना लिए, ठीक है। 50,000 का बिल बना लिए, बैंक सपोज काटा 1,000 रुपया, कितना आया बैंक से काट के मेरे पास 49,000, आधा आधा बांट लेंगे। फिर हम कितना देगा इसको 3 महीने के बाद, आधा ही रुपया देगा, बाकी आधा तो ये खुद ही देगा बैंक को। तो म्यूचुअल हेल्प के लिए ये बिल बनाया जाता है। और जब परचेज सेल का ट्रांजैक्शन होता है तो क्या बनाया जाता है, ट्रेड बिल। समझ में आया? एमसीक्यू में आ सकता है। इसमें दो अलग-अलग नहीं बाबू, क्या होता है कभी कभी मेरे को भी चाहिए, नीरव को भी चाहिए, और हम लोग दो अलग अलग बिल बनाते हैं। तो हम भी ड्रॉ करता है, वो एक्सेप्ट करता है, वो भी ड्रॉ करता है, हम एक्सेप्ट करता है। वैसा भी होता है। या कभी कभी एक ज्यादा अमाउंट का बिल बना लेते हैं और आधा आधा बांट लेते हैं, वैसा भी होता है। दोनों अलाउड है, दोनों में ही इसको क्या बोला जाएगा, अकोमोडेशन बिल। ठीक है, सिलेबस में नहीं है तो ज्यादा जान के फायदा नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले सबसे इजी क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करता है। ठीक है, फैसिलिटेट्स परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, आप लोग मेन पॉइंट पढ़ लो ऊपर का। ठीक है, इंडोर्स कर सकते हैं आप लोग, हम लोग को पता है ये, जो मैं मार्क करूंगा वही पढ़ना बस। सर्टेनिटी एज टू पेमेंट, ठीक है, और एक कर लो इजी टू रिकवर द अमाउंट, रीड करो जो मैं 4 चीज मार्क किया हूं, और कुछ नहीं पढ़ना है। 2 मार्क्स के लिए आएगा भी। तो ये कॉपी करना है तो कर सकते हो, आप लोग के ऊपर है। फोटो खींचना है फोटो खींच लो, कॉपी करना है कॉपी कर लो। टेक 2 मिनट्स एंड रीड इट। देखो क्या होगा, अगर पैसा नहीं दे रहा है तो हम क्या करेंगे, उस पर लीगल केस करेंगे। बट जनरली क्या होता है, देखो ये डिसएडवांटेज में भी आएगा, पैसा नहीं मिलेगा, लीगल केस करना पड़ेगा, उसका पैसा लगेगा। बट एक है ना, पैसा तो मिल जाएगा, क्योंकि सब लोग लीगल केस में जाना नहीं चाहते हैं। तो अगर देखो ना, एक बात बताओ ना, आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हो, आप पैसा डुबाना नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको पता है वो केस करेगा तो कोर्ट का चक्कर कौन पढ़ना चाहता है। एक है कि भैया हम तो इंसॉल्वेंट हो गए, जो करना है करो, कोर्ट भी कुछ निकाल नहीं पाएगा तो करो। तो वो एक है, वो तो एक फाइनल केस हो गया कि भैया कंगाल है हम तो, जो करना है कर लो। बट नॉर्मली आप बिजनेस कर रहे हो दोनों जन, आपको भी अपना रेपुटेशन पे आ रहा है, हमको भी रेपुटेशन पे आ रहा है, तो हम केस करना चाहेगा नहीं, तो पता है पैसा तो आ जाएगा। ठीक है ना। डिसएडवांटेज में भी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें आएगा कि जब डिसऑनर होता है तो बहुत सारा झमेला होता है। तो एक डिसएडवांटेज भी है कि हम बिल तो बना दिए, अब तुम पैसा नहीं दे रहे हैं, हमको केस करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है, तो डिसएडवांटेज भी है। बट ये हमको पता है पैसा तो मिलेगा। हाँ, केस करना ही पड़ेगा, तो पैसा कैसे, मारपीट करेगा? मारपीट करके निकालना तो निकाल लो, फिर हम लोग क्यों आएंगे, फिर तो पुलिस आएगा। हम लोग क्या मतलब है, तुम अगर मारपीट करके निकाल सकते हो निकालो, वो तो तुम कोई भी धंधा में निकाल सकते हैं। ये एक धंधा में क्यों। सब पढ़ लिए कि हंस रहे हैं सिर्फ? चारों पॉइंट पढ़ लिए ना, क्लियर है एकदम? चलो नेक्स्ट आओ। डिसएडवांटेज आता नहीं है जनरली, डिसएडवांटेज आएगा क्या, व्हाट इज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्यू डेट्स जो मैं कराऊंगा, और डिफरेंस बिल्स एंड प्रॉमिसरी नोट, यही जनरली आता है। ठीक है ना। डिसएडवांटेज पढ़ लो, जैसे बहुत ही बकवास पॉइंट्स है। टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कभी कभी एक्सेप्ट कराना, कोई बंदा दूर रहता है एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है एक्सेप्ट करना। इफ द बिल इज डिसऑनर्ड, ये अच्छा पॉइंट है, सुनो। फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ ड्रॉवर और पे में भी डिस्टर्ब। हम सोच के रखे 3 महीना बाद ये रुपया आएगा, सपोज 25 लाख रुपए का बिल है, 25 लाख रुपया आएगा, हम आगे का सोच के रखा होगा, वो तो बोला भाई हम नहीं देगा, यही जो करना है। फिर मेरा तो पूरा प्लानिंग हिल गया ना। हम 25 लाख का सोच के रखा था, 10 लाख उसको, मेरा तो सब कर्जदार साथ में बैठे हैं, 10 लाख तेरे को देगा, 10 लाख तेरे को देगा, 3 लाख तेरे को देगा, या ये कुछ सपना देख लिया, ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, तो सब हिल गया मेरा तो फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ द ड्रॉइंग में भी डिस्टर्ब ड्रॉअर। In case of dishonor, legal procedures, that is noting and protesting, have to be followed. ये सब झमेला भी है तो डिसएडवांटेज ही। अगर सारा पहले ही बेचने देने पैसा दे देता तो झमेला ही नहीं आता। तो क्रेडिट में देखो झमेला तो है, डेटर्स लोग, बिल्स लोग झमेला तो करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को रिकवरी के लिए पैसा तो लगाना ही पड़ता है। बट बिजनेस क्रेडिट के बिना चलेगा नहीं, कोई भी धंधा कैश में नहीं चलता है, धंधा में क्रेडिट देना ही पड़ेगा। इसलिए गुंडा रखना अच्छा है, गुंडा रखो, गुंडा लोग बहुत काम आता है, खुद गुंडा बन जाओ, ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे प्रॉमिसरी नोट।
क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज अ प्रॉमिसरी नोट? कॉपी करो, नीचे दिख रहा है आप लोग को। एवरीवन कॉपी व्हाट इज अ प्रॉमिसरी नोट। सीधा डायरेक्ट थ्योरी आता है। बिल्स भी इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, प्रॉमिसरी भी क्या है? इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, थ्योरी है, याद करना है। वो क्या था? अनकंडीशनल ऑर्डर। ये डिफरेंस हम लोग को दिखाना है बस। साइन बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली और टू द ऑर्डर ऑफ पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसमें मैं कुछ डिफरेंस बताऊंगा आप लोग को। 4 पॉइंट याद कर लेना, इजी इजी पॉइंट्स है, पहले बस कॉपी कर लो। हो गया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज थे? 3। यहां पर 2 ही है, मेकर और पेई। देखो, पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, सॉरी प्रॉमिसरी नोट, मेकर एंड पेई। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? जिसको नहीं, ड्रॉर तो बनाता है। कौन होता है वो? जिसको पैसा मिलना है। सबसे मेजर डिफरेंस, प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है? इसको पीएन बोलते हैं हम लोग। पीएन कौन बनाता है? जिसको पैसा देना है। जिसको पैसा देना है वही बनाते हैं, और जिसको पैसा मिलना है उसको क्या बोलेंगे? पे। तो मेकर यहां पर कौन है? ड्रॉवर, जिसको पैसा देना है, जो डेटर है ऑलरेडी। और बिल्स कौन बनाता है? क्रेडिटर। तो ये डिफरेंस हम लोग करेंगे अभी, ठीक है ना? अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये 4 मार्क्स के लिए भी आता है और 2 मार्क्स के लिए भी आता है, आता ही है। ठीक है, इसका फोटो खींच लो, कॉपी करके तो सेंस नहीं है। जिसके पास ये बुक है वो घर जाके देख लेना, और जिनके पास बुक नहीं है ये वाला, फोटो खींच लो आराम से। रीड करेंगे हम लोग। वो आईसी का बुक है, सीबीएसई में भी होगा, सेम है। स्कूल का बुक अगर है तो होगा ही, और अगर कोई बुक नहीं है, मेरे बुक फॉलो कर रहे हो तो थ्योरी नहीं है, तो ये फोटो खींच लो, ठीक है ना? मैं ऐसा अब मार्क करता हूँ, फोटो खींच लेना आराम से। पहला पॉइंट याद करना हम लोग को, ये ऑर्डर टू पे है, ये प्रॉमिस टू पे है। इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई। पता है वैलिड बिल कब बनता है? जब ड्रॉई एक्सेप्ट करता है। ये एक्सेप्टेंस जरूरत नहीं है। 3 पार्टीज, 2 पार्टीज। पहले इतना रीड करूँ ना, फिर मैं आगे का पॉइंट देखता हूँ। चार ही कर लो, कोई जरूरत नहीं ज्यादा पढ़ने का, बाकी ऐसे ही है। 4 पॉइंट है, हो जाएगा। क्या चीज? कौन सा पॉइंट में देखेंगे? रुको, पढ़ा नहीं अभी तक। जो फॉरेन बिल क्या होगा? जो बाहर का पार्टी से इन्वॉल्व है, और क्या है? नहीं, अब हमारा जो इंडियन करेंसी प्रॉमिसरी नोट बोला जाता है। उसका तुम मेरे को रुपया देगा, हम एक्सेप्ट करेगा। रुको रुको, हमको एक्सेप्ट करने तो फिर रुपया एक्सेप्ट कर, नहीं बस दे दो भैया, जितना देना है दे दो, ठीक है ना? आ जाओ नेक्स्ट। सबको पता है ड्यू डेट? थोड़ा कैलकुलेट करते हैं हम लोग, प्रैक्टिस करते हैं। आओ मैं बहुत थ्योरी देख लेता हूँ। डिस्काउंटिंग सबको पता है क्या होता है? रिटायरिंग सबको पता है क्या होता है? रिटायरमेंट। एंडोर्समेंट पता है? बस ठीक है, ये हम लोग प्रैक्टिकल से कवर कर लिए थे। फिर हम लोग का ये बिल्स एंड फॉर कलेक्शन पता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिल्स एंड फॉर कलेक्शन एंड डिस्काउंटिंग। ये आ सकता है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लेना, ठीक है? डिस्काउंटिंग में अर्जेंट कैश चाहिए होता है, बिल्स में अर्जेंट कैश नहीं चाहिए। डिस्काउंटिंग में डिस्काउंटिंग चार्जेस कटता है,
देयर इज नो सेपरेट चार्ज फॉर बिल्स एंड फॉर कलेक्शन, ठीक है ना। ये सब मन से बना के लिख देना। चलो ये अच्छा है, ये रीड करो, फिर मैं कराऊंगा ड्यू डेट। सब रीड कर लिया ना। चलो ये हम लोग को पता ऑलरेडी, कभी पूछा नहीं गया, फिर भी देख लेते हैं। डिस्काउंटिंग चार्जेस एंड नोटिंग चार्जेस, इट इज पेड टू द बैंक, ये हम लोग को पता है। इट इज पेड टू द नोटरी पब्लिक, ठीक है। इट इज पेड टू गेट पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट, अर्जेंट कैश चाहिए होता है पहले ही मिल जाता है। इट इज पेड टू एस्टैब्लिश द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ द बिल, ठीक है ना, रीड करने से हो जाएगा। चलो 3 पॉइंट कर लो, हो जाएगा। आता नहीं है बट हम लोग जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर बाई चांस एक मार्क्स के लिए पूछ ले तो रीड कर लो। जो मैं 3 पॉइंट मार्क किया है ये आप लोग को ऑलरेडी पता है, कुछ नया नहीं है। और बस बाकी है ड्यू डेट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिशन ऑफ डिफरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये चैप्टर का थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, और या फिर आता है ड्यू डेट। 3 ही आएगा, प्रैक्टिकल आएगा 8 मार्क का या 12 मार्क का, डिफरेंस आएगा किसका, बिल्स, प्रॉमिसरी नोट, या फिर आएगा ड्यू डेट। और कुछ चैप्टर से नहीं आते, ठीक है। चलो आ जाओ, लिखो कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट्स, प्रैक्टिस करते हैं। आ जाओ। टेस्ट में बहुत कम जन का आया 4 में 4, बहुत कम जन का 4 में 4 आया। पता नहीं क्या दिक्कत लगा आप लोग को। मैंने टेस्ट पेपर 4 का सोल्यूशन भेज दिया था, फाइनल अकाउंट्स, बिल्स एंड डेप्री, सब देख लेना, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट्स, बताओ थ्योरी क्या था। अगर कितना ग्रेस देना पड़ता है, 3 डेज। अगर कोई बिल पेबल ऑन डिमांड ऐसे लिख दिया, पेबल ऑन डिमांड क्या मतलब है, जिस दिन बिल दिखाओ उस दिन पैसा देना पड़ेगा, तो क्या होगा ड्यू डेट, जिस दिन डिमांड किए हो, कोई ग्रेस नहीं दिया जाता है। डोमिनोज का बिल ही तो होता है भैया, हम लोग तो पढ़े हैं बिल्स में तो 3 महीना ग्रेस होता है, 3 महीना का बिल बनता है, 3 दिन ग्रेस मिलता है। आज आपको डोमिनोज वाला बिल दिया, आप बोलेंगे चलो हम एक्सेप्ट करते हैं 3 महीना बाद देंगे, ऐसा नहीं होता। वो सब बिल क्या हुआ है, पेबल ऑन डिमांड, आपको बिल दिया जाएगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसमें कोई ग्रेस नहीं है, कोई ड्यू डेट नहीं है। जिस दिन बिल डिमांड हो उस दिन पैसा देना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो कभी कभी आता है थ्योरी में 1 मार्क्स के लिए कि व्हाट इज द ग्रेस, डेज ऑफ ग्रेस फॉर द बिल्स पेबल ऑन डिमांड, 0, ठीक है। नॉर्मली कितना दिन का ग्रेस दिया जाता है, 3 दिन। पब्लिक हॉलीडे है तो 1 दिन पहले, सर्टेन हॉलीडे है तो 1 दिन बाद, ठीक है। आफ्टर डेट, आफ्टर साइट याद है, आफ्टर डेट में we start the due date from the day the bill is drawn bill after date, और bills after sight है तो when the bill is accepted। कुछ नहीं बोला हो तो all bills are after sight bills, याद। चलो स्टार्ट करो, मैं 4-5 देते रहूंगा, आप लोग सॉल्व करते रहना, ठीक है ना। मैं मन से देते रहूंगा, आप लोग सॉल्व करते रहो पहले की करके, आंसर मत बोलना अभी कोई भी, सब सॉल्व में फोकस रखो। पहले मंथ्स का दूंगा फिर डेज का दूंगा। ये मंथ्स का हो गया, ठीक है। अब मैं डेज का दे रहा हूं। करो, टेक योर टाइम, सब डिस्कस होगा।
पहले खुद से ट्राई करो। मंथ वाला तो बहुत इजी है, स्टार्ट करेंगे। हाँ देखना, ठीक है करो, हुआ नहीं आप लोग का अभी तक, करो। चलो लेट्स स्टार्ट। नंदन एक साथ मत भेज, जो डिस्कस करेंगे उसी का भेजना। 17 फेब, 1 मंथ, वेरी इजी। पहले कॉन्सेप्ट क्या था याद है ना, जस्ट इसको इससे ऐड कर दो और 3 दिन ग्रेस कर दो। ठीक है, सभी का राइट है, यहाँ पर सब राइट करते हैं, टेस्ट में आते सबका बैंड बच जाता है। 20 मार्च, 2 + 1 3, 17 में 3 दिन ग्रेस ऐड कर दिए। 20 मार्च, 15 जुलाई, 1 मंथ ऐड करो तो 15 अगस्त प्लस 3 डेज ग्रेस, 18 अगस्त। तो पहले कर दिए 14, भैया 15 का नहीं 14, फिर 17 अगस्त कर देंगे, नहीं, फाइनल ड्यू डेट इज द पब्लिक हॉलीडे, तब एक दिन पहले ग्रेस को लेकर देखा जाता है। ठीक है ना, तो 15 अगस्त आ रहा आपका ड्यू डेट, प्लस 3 दिन, तो ऐसे मत करना 15 में 14 करके 3 दिन ग्रेस किए। ग्रेस करने के दिन फाइनल जो आता है ड्यू डेट, वो अगर पब्लिक हॉलीडे है तो एक दिन पीछे किया जाता है, यहाँ 18 ही रहेगा। क्लियर है ना, 17 आया था एक जन का, पता है, सब मिस्टेक हमको अच्छा लगता है, वो नहीं, किसी का नहीं आया, वो 2017 लिख दिया, उसका ही मार्क्स कटा है। कोई 2012 लिख के रखा है, गजब, इसे पता ना मार्क्स कटेगा 2012 2019 लिखने से, ये आपको लिखना पड़ेगा 18 अगस्त 2018। चलो 30 सितंबर फॉर 1 मंथ। 9 के बाद कौन सा आता है, अक्टूबर। अक्टूबर में कितना दिन होता है, 31, यहाँ पर कौन सा है, तो 30 का 30 में ही आएगा, 30 नवंबर से 30 दिसंबर अक्टूबर, 30 नवंबर सितंबर से 30 अक्टूबर, 31 1 2 2 नवंबर। बहुत पता क्या लिख देते हैं, 2 अक्टूबर, उसको कर देते हैं 1 अक्टूबर। अरे 2 दिन का बिल थोड़ी ना बना है, 9 के बाद ही 10 है, तो 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर 3 दिन ग्रेस, 31 1 2 2 नवंबर, सबको लगता है वो 2 नवंबर 2 अक्टूबर, उसको क्या कर देंगे 1 अक्टूबर, और देखेंगे 2 दिन तो आगे गए बस, तो वो गलत हो जाता है। क्या आ रहा है, 31 1 2 2 नवंबर। ठीक है, पहले हमको तो पता है ना नेशनल छुट्टी होता है उस दिन बैंक बंद रहते हैं, तो एक दिन पहले। सडन हॉलीडे, आज आ गया नोटिस, अभी आएगा नोटिस, कल से भारत 7 दिन बंद, भारत में बंगाल, ममता दी बोल दी, मन नहीं है उसको सेंटर खोलने का, अभी दुकान अभी आए ना अपना जो साउथ दमदम म्युनिसिपैलिटी का टीटीएस बंद रहेगा, पता है क्या तुमको, तो तुम घर से निकलता भी नहीं है। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे भी बंद है पूरा अपना साउथ दमदम का एरिया, दुकान, तो नोटिस सपोज आज आया तो कल तो बंद हो गया, अब कल बंद होगा तो एक दिन पहले कैसे जाए, आज तो खत्म हो गया। सडन का यही लॉजिक होता है कि आज कुछ बंद हुआ कल के लिए, कल बंद है सपोज, अब कल तो बंद है, कल है मेरा फाइनल ड्यू डेट, कल पेमेंट होगा नहीं, अब एक दिन पहले, आज तो खत्म हो चुका है, तो कब जाना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट डे। पब्लिक हॉलीडे आपको पहले से पता कि उस दिन बंद रहेगा, तो आप उसको एक दिन पहले चुका दो। एक महीने का लॉकडाउन, हाँ, एक महीने का लॉकडाउन यहाँ नहीं आएगा, ठीक है ना, 1 महीने लॉकडाउन हुआ तो बैंक्स खुले रहेंगे, आप जाके बैंक से पेमेंट कर सकते हो।
1 महीने का लॉकडाउन स्कूल में देगा ना सब, स्कूल वैसे ही परेशान है लॉकडाउन से, उसको 1 महीने लॉकडाउन और चाहिए। 3 महीना नहीं बोला तुम, 3 महीना बोल देता कि ये भी एग्जाम निकाल ले ऑनलाइन ही। चलो 11 ऐड करो 3 महीना, 11 12 1 2 27 2। इट्स अ लीप ईयर। क्यों? अगला साल क्या हो जाएगा वो 2012, इट बिकम्स अ लीप ईयर। लीप ईयर में कितना दिन होता है? क्या क्या पढ़ा रहा तुम लोग को हम? 29। तो 28 29 1 क्या आएगा? 1 मार्च। ये बहुत जन रॉन्ग किए थे टेस्ट में, टेस्ट में मैंने ये दिया था। यहाँ तो सब राइट करेंगे बिकॉज यहाँ क्लास में कर रहे हैं ना। उत्कर्ष तुम तो 2 फेब कर दिया, बहुत बढ़िया। 2 मार्च भी नहीं किया तुम तो, बाकी सबका 1 मार्च। अभी तो क्लास में कर रहे हैं ना, सबको सब कुछ आता है क्लास में। पता नहीं यार क्या हो जाता है आप लोगों को टेस्ट में। 1 मार्च समझ में आया? 29 अगस्त 3 महीना ऐड करो, 9 10 11 29 नवंबर। नवंबर कितना महीना दिन होता है? तो 30 1 2 क्या होगा? 2 दिसंबर। एक जन बना लिया न्यू ईयर 1 जनवरी। क्या चल रहा है इन लोगों का? अपना ही अकाउंट चल रहा है, आर्यन का अपना अकाउंट चल रहा है, बाकी सबका राइट आया है। चलो ठीक है, 2 जनवरी दिसंबर। अब हम लोग आ जाते हैं, एक और बाकी है मंथ का। 31 जुलाई, एक महीना ऐड करो, 31 अगस्त। और 31 होता है, कोई दिक्कत भी नहीं है। 31 1 2 3 3 सितंबर। भैया अगर इसी में अगर जैसे समझिए नेक्स्ट मंथ अगर 30 का ही होगा 30 होता सपोज, चलो ऐसा भी कर लेते हैं। ये सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व हो गया। अब इसको एक और ऐड कर लो, 2 मंथ्स का भी करो, इसका भी सॉल्व करो। ये तो कर ही लिए, अब 2 मंथ्स का भी सॉल्व करके दो। तो 31 जुलाई में 2 मंथ्स ऐड करो, 7 ही जुलाई ना, तो अगस्त सितंबर। 31 सितंबर, 31 सितंबर होता है, क्या होता है? तो 30 सितंबर रहने दो, तो 30 सितंबर हुआ। 1 2 3 3 क्या? वापस 9 30 क्या हो गया? 30 9 तारीख ना सितंबर, 30 सितंबर 1 2 3 3 अक्टूबर। सितंबर क्या आता है भैया? अक्टूबर ही तो होगा। हमको तुम लोग कंफ्यूज क्यों कर रहा है? हमको आता है, अच्छा हमको कंफ्यूज करो। सबका आया 3 अक्टूबर। क्या होता है वहां पर आ जाओ, 31 के बाद 3 पहले 2 महीना ऐड करो, 2 महीना ऐड किए तो क्या आया? 31 9, 31 9 होता है? नहीं, क्या होता है? 30 9। तो 1 2 3 3 अक्टूबर। क्लियर? चलो डेज में आ जाओ। डेज तो बहुत इजी लगता है हम लोग को। 9 में कितना दिन होता है? 30। कितना दिन बीत चुका है? 12। कितना बाकी है? 18। तो 9 कौन सा होता है? सितंबर। सितंबर में 18 निकल गया और 30 दिन कवर करना है, तो कितना लेंगे? अक्टूबर में 12। तो 30 दिन खत्म हो रहा है 12 अक्टूबर को, 3 दिन ऐड करो, 15 अक्टूबर। क्लियर? यहाँ तो सबका मुंह नहीं हिलता एकदम अच्छा से। सोच रहे नेक्स्ट वीक एक टेस्ट ले फ्राइडे को, फाइनल अकाउंट्स, बिल्स और रेक्टिफिकेशन का एक एक क्वेश्चन, फिर देखेंगे इसका कितना मुंडी हिलता है वहां पर। ठीक है ना? नेक्स्ट फ्राइडे आई विल बी टेकिंग अ टेस्ट, अभी डिसाइड कर लिए आप लोगों के साथ। सडन, इसमें सडन ये होता है, सडन जो डिसीजन होता है ना, एक होता है पहले से पता फ्राइडे टेस्ट होता था तो पढ़ते थे, आज हम सडन कर दिया एक तो कि नेक्स्ट फ्राइडे विल बी हैविंग अ टेस्ट ऑन रेक्टिफिकेशन एंड बिल्स एंड फाइनल अकाउंट्स। टाइम तो दिए 7 दिन का, आज फ्राइडे है, नेक्स्ट फ्राइडे बहुत दिन है। ठीक है? कहीं घूमना, आप लोग लॉकडाउन चल रहा है, कहीं बाहर जाना भी नहीं है, घर पे रहो, पढ़ाई करो। ठीक है? चलो हाँ 11, चलो 11 करो। ये नवंबर होता है ना, नवंबर में 30 दिन होता है, 17 बीत चुका है, कितना बाकी है? 13। दिसंबर में 31, तो 31 प्लस 13 44 44 और कितना बाकी है जनवरी में? 16। तो 16 जनवरी खत्म होता है, तो खत्म हो जाएगा 19 जन। क्लियर? लास्ट
खत्म दिसंबर तो खत्म, जनवरी 31, फरवरी कितना दिन 29, 2021 हो गया बाबू लोग, इट्स नॉट अ लीप ईयर। इसका हम अलग से फीस लेते हैं सब सिखाने का, कौन सा लीप ईयर ऐसे हम लोग पढ़ाएंगे बचपन से, उसका अलग फीस है, दे देना पढ़ा देगा, इसको भी चाहिए मेरे को बोल देना। मार्च भी ले लो, कितना 31, तो 3 4 5 6 7 8 9 हो गया पूरा, 31 मार्च को खत्म हो गया 90 दिन, ठीक है, कितना 3 अप्रैल, कोई लिखा है 1 अप्रैल, बेवकूफ बना रहे हो। प्रियांशी का चल रहा है अप्रैल फुल डे, बढ़िया प्रियांशी, बाकी सबका 3 अप्रैल आया है, चलो ठीक है, आया सबको समझ में। यहाँ 31 मार्च को खत्म हो रहा है मेरा 90 दिन प्लस 3 दिन ग्रेस, 3 अप्रैल तो खत्म बिल्स ऑफ एक्सचेंज का थ्योरी। पहला क्या था, व्हाट इज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, व्हाट इज द प्रॉमिसरी नोट, डिफरेंस बिटवीन बोथ, नोटरी पब्लिक, नोटिंग चार्जेस, डिस्काउंटिंग चार्जेस, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और कुछ नहीं था ना, पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज, पार्टीज टू प्रॉमिसरी नोट, और कुछ नहीं आ सकता इसके, और आएगा ड्यू डेट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे फाइनल अकाउंट्स, लिखो फाइनल अकाउंट्स, इसमें भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि फाइनल अकाउंट से मेन फोकस क्या होता है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट से कोई थ्योरी नहीं है, थ्योरी है जो फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट टॉपिक से, ठीक है ना, मैं आपको बता दे रहा हूं, देयर इज नो थ्योरी इन फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, तो सिर्फ एडजस्टमेंट ही आता है। पर्पस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, to find out the gross profit or gross loss, ठीक है ना, पढ़ लो, ऐसा आता नहीं है, रीडिंग कैटेगरी है सब। फीचर्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। फीचर्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज द फर्स्ट स्टेज, पता है हम लोग को, इट शोज नेट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट सेल्स होता है अभी ऑलरेडी नो, मैं आप लोगों को दिखा दूं, थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। यहाँ पर बताओ क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, एक सेकेंड, यहाँ पर आता है ओपनिंग स्टॉक, और क्या आता है, और क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर क्या आता है, और यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर क्या बोला, इट शोज नेट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये क्या है मेरा, सेल्स माइनस रिटर्न, नेट सेल्स हो गया, तो बाकी चीज कहाँ है, बाकी चीज इसके अंदर आ गया, बिकॉज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। पढ़ो बाबू, पहला क्लास जाके देख, अच्छा से पढ़ाया है बहुत, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी, ये सब आता है, जो भी फैक्ट्री में खर्चा लगता है, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री राइटिंग, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक गिव्स यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये तीनों करके ये माइनस होकर क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और यहाँ पर क्या है, सेल्स, तो तुम्हारा ये क्या बताता है, सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आ जाता है, जीपी। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये हम लोग को पता है, दिस इनकम रिकॉर्ड्स व्हाट, एक्सपेंस एंड इनकम, एक्सपेंस इनकम क्या होता है, तो ये थ्योरी में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, पीएल अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, बैलेंस शीट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड पर्सनल, याद रखना। ट्रेडिंग में क्या रिकॉर्ड होते हैं, एक्सपेंस एंड इनकम, तो क्या हो गया, नॉमिनल। पीएल में क्या होता है, एक्सपेंस एंड इनकम, क्या हो गया, तो बैलेंस शीट में बाकी चीज आते हैं, तो रियल एंड पर्सनल। क्लियर, लिखना तो लिखते जाना ये सब। बैलेंस क्या बताता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, और बैलेंस कहाँ चला जाता है, ये सब नहीं भी पता है तो प्रैक्टिकल अगर पता है तो आराम से लिख लो। ग्रॉस प्रॉफिट आता है, पीएल में भेजते हैं, नॉमिनल अकाउंट है, पहला स्टेज है, इसमें सीखना क्या है, सब कुछ पता है हम लोग को, ठीक है। एक बार आप लोग फिर भी लिख लो मेरे पास वापस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला, यहाँ से मैं अच्छा चीज सिखाने जा रहा हूं, मेरे साथ करो एक बार। ट्रेडिंग अकाउंट एक मैं मन से आप लोग को बना के दे रहा हूं, आप लोग मेरे को कुछ कुछ फिगर बताना, कॉपी करो मेरे साथ। When I say purchases, I mean net purchases, इसमें रिटर्न माइनस किया हुआ ऑलरेडी, ठीक है ना।
देखते हैं कितना है ग्रॉस प्रॉफिट। मेरे को आप लोग बता के दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। टेल मी व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन द सम। देखते हैं। वेरी गुड, ठीक है रोनित। और तुम बोला ठीक आया सबका। क्या फॉर्मूला भैया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बताओ फॉर्मूला। ये तीनों को ऐड करो माइनस ये कर दो, ठीक है ना, आ जाएगा 1,77,000। इसका पर्पस क्या था मैं बताऊंगा अभी, पहले सब यहाँ तक खत्म करो, धीरे धीरे करो और बढ़ाना नहीं हम लोग को। कुछ ज्यादा थ्योरी है नहीं पैनल अकाउंट। पैनल अकाउंट फोकस किस पे होता है? प्रैक्टिकल पे, वो हम लोग कवर कर लिए। सबको यहाँ तक क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मेरे को बताओ जीपी, एक फॉर्मूला याद है आप लोग को? मैंने बताया था सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी होता है। तो सेल्स कितना है देखो तो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है आपका, देखो कितना आ रहा है जीपी, सेम ही आएगा। वही सिखाना चाह रहा था आप लोग को। हम लोग क्या किए ना, देखो जीपी यहाँ ये जीपी कैसे, कोई बताएगा मेरे को ये जीपी कैसे आया? दिस प्लस दिस और ये तीनों माइनस किए तो ये आ गया। अब हम लोग क्या किए, इसको ऐड कर दिए, इससे माइनस कर दिए, तो यहाँ का सारा चीज नेट होके कितना आ गया बताओ तो? ये तीनों चीज कवर हो गया और ये हट गया, माइनस कर दिए ना, नेट कितना आया? 177। यहाँ पर 3,15,000 इनकम, एक्सपेंस कितना है? 1,77,000। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट होता है? एक होता है एडजस्टेड परचेज, सुने हो? एडजस्टेड परचेज फाइनल अकाउंट्स के टर्म में सिर्फ ये नहीं होता है। एडजस्टेड परचेज होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहां पर लिख लो एडजस्टेड परचेज क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टेड परचेज का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि परचेज में ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया हुआ है। अगर एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है तो कहां जाएगा वो? ट्रेडिंग का डेबिट। और क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में आएगा, वो कहां चला जाएगा? एसेट में। क्योंकि ऑलरेडी एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या है? उसे क्लोजिंग स्टॉक क्या किया हुआ है? माइनस। तो आपको यहाँ वापस दिखाने की जरूरत नहीं। मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था, पता है यहाँ पर क्यों दिखाते क्लोजिंग स्टॉक? एनीवन को याद है कि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर क्यों दिखाते क्रेडिट साइड में? एनीवन कि व्हाई डू वी क्रेडिट क्लोजिंग स्टॉक? एंट्री वैसा है क्या? आंसर दिया है, नॉन अकाउंटिंग आंसर। क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक? कहां से है, कोई बताएगा मेरे को? कहां से निकलता है, कहां से बच जाता है क्लोजिंग स्टॉक? जो नहीं बिका और वो ऑलरेडी परचेज में है ना, तो परचेज का फिगर ऑलरेडी इंक्लूड्स क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट। ये आप लोग समझ पाते हो? और ये वाला चीज नहीं बिका, ये कब काम आएगा? अगला साल। तो आपका तो खर्चा में डाला हुआ फालतू का चीज जो अगला साल खर्चा बनना चाहिए, तो हम लोग हटा देते हैं कि भैया 1,56,000 का जो सामान खरीदे ना, उसमें इतना का अमाउंट तो बिका ही नहीं इस साल, ये कहाँ पड़ा हुआ है? मेरे पास पड़ा हुआ है। और हम लोग फॉलो करते हैं याद है अप्रूवल कॉन्सेप्ट, माने सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं इस साल का खर्चा, इस साल का इनकम। तो ये तुम्हारा खर्चा इस साल काम आया, कब काम आएगा? तो इसके यहाँ हटा दो। तो हम लोग 156 इस साल कितना निकले बेचने के लिए? बताओ कितना निकले बेचने के लिए? 156 था माइनस 76, तो हम निकले बेचने 80,000 का सामान। 80 सामान कितना में बेचे? तो प्रॉफिट समझ में आ जाता है। एक्चुअली क्या है, आप खरीदे 156 का ही, बट कितना पड़ा रह गया आपके पास? तो ये तो बिका ही नहीं है, तो आपने कितना का कॉस्ट का सामान बेच दिया? 80,000। 80 का चीज कितना में बेचा? तो आपको प्रॉफिट समझ में आता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है क्लोजिंग स्टॉक हटा दो। तो भैया परचेज में डाला है और इस साल तो काम आया नहीं, तो हटा देते हैं। बट अगर एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है तो यहाँ पर पता है कितना लिखा हुआ है? 80,000 ही लिखा हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टेड परचेज? इसमें से ऑलरेडी हम क्या हटा दिए? हटा दिए क्लोजिंग स्टॉक। तो ये फिगर ही कितना आया होगा? 80। तो जब यहाँ 80 ही दिया हुआ ट्रायल बैलेंस में, यहाँ कितना लिखे आप? 80। तो यहाँ वापस 76 लिखोगे क्योंकि ऑलरेडी हटाया हुआ है। तो यहाँ क्यों लिखे? हम लोग यहाँ क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हटाया हुआ नहीं है, तो ये ज्यादा है, इसको हटा दो। जब 80 ही किया हुआ तो हटाई क्यों?
तो जब एडजस्टेड परचेज ट्रायल बैलेंस में होता है तो परचेज तो डेबिट में ही आएगा, बट डू नॉट टेक क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में, वो सिर्फ कहां चला जाएगा, एसेट साइड। और हम लोग को ये भी पता है अगर एडजस्टमेंट में दिया तो 2 जगह जाएगा, अगर ट्रायल बैलेंस में कितना जगह जाता है, 1 जगह, तो वो कहां जाएगा, सिर्फ एसेट में। और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा कब, जब परचेज इज एडजस्टेड। तो अगर परचेज एडजस्टेड है तो सिर्फ कहां ले जाना है, एसेट साइड में। क्लियर है, एकदम क्लियर है ना पूरा कॉन्सेप्ट। पीएल अकाउंट का पर्पस क्या है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, पता है हम लोग को, ठीक है। फीचर्स देखो, सी द फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहला इजी क्या है, सेकंड स्टेज, ठीक है। एक साल के लिए बनाया जाता है पर्टिकुलर काउंटिंग पीरियड, एंड कब बनाया जाता है, वो आप लोग ट्रेडिंग के लिए बोल सकते थे। कौन सा बेसिस फॉलो होता है, या ट्रेडिंग के लिए भी बोल सकते थे। इट इज क्रेडिटेड विथ ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंस क्या आता है, कहां चला जाता है, सब पता हम लोग को, सब हम प्रैक्टिकल में कर चुके, ठीक है। रीड कर लो एक बार बस, जस्ट रीड इट, जल्दी से रीड करो। तो दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है, ट्रेडिंग एंड पीएल का। ट्रेडिंग का पर्पस क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का पर्पस क्या है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस, और उसका ग्रॉस प्रॉफिट नेट ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग का बैलेंस कहां ट्रांसफर हो जाता है, पीएल अकाउंट में। पीएल का बैलेंस कहां ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल अकाउंट में। हो गया। और अब थोड़ा बता दो कि डेबिट साइड में ट्रेडिंग का क्या क्या आता है। डायरेक्ट एक्सपेंस लाइक वेजेस, और उसमें क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस लाइक सैलरी, बता दो, लिख लोगे डिफरेंस। चलो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा, लास्ट टॉपिक है, कॉपी में लिखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, तो थोड़ा अच्छा चीज है, ये हम लोग करेंगे थोड़ा अभी, ठीक है। लिखो, हेडिंग दे दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड, वी ऑलरेडी नो नेट प्रॉफिट, तो हेडिंग दे दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ये मैं समझाता हूँ, कॉपी मत करना कुछ, मैं समझाऊंगा। ये अलग से 2 या 3 मार्क के लिए आ जाते हैं, ठीक है ना। मेन समय कभी नहीं आएगा यार, घबराना मत। मेन समय क्या आएगा, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, ये अलग से क्वेश्चन आता है। हेडिंग दे दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एकदम सिंपल सा चीज है, आप लोग को समझाऊंगा, अभी समझ जाओगे, सम दिखाऊंगा, अभी क्लियर हो जाएगा। ये मेरा पीएल अकाउंट है, और आपको ये भी लिख लो प्लस ऑपरेटिंग इनकम। ये बुक में नहीं दिया हुआ है बट होता है ये, प्लस ऑपरेटिंग इनकम, सब समझाऊंगा। पीएल अकाउंट कॉपी कर लिए सब, सिंपल सा चीज है, देखो एग्जांपल देके समझाऊंगा। ग्रॉस प्रॉफिट है 500 रुपया, कॉपी मत करना अभी। इनकम 2 टाइप का होता है, एक होता है ऑपरेटिंग इनकम, एक होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बट है तो मेरा इनकम ही, दोनों चीज कहां पर आएगा, पीएल का क्रेडिट साइड में। ये 30, ये 20। एक्सपेंस भी 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये आया 70, ये आया 50। एक्सपेंस है कोई सा भी कैटेगरी हो, कहां पर आएगा भैया, एक होता है डायरेक्ट, वो कहां जाता है, ट्रेडिंग। ये दोनों इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में 2 है, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, ये क्लियर रखना। पहला बात होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कहां जाता है, ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट कहां जाता है, पीएल। इनडायरेक्ट में 2 है, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। तो एनपी आ जाएगा, तो जल्दी से बताओ एनपी कितना आ रहा है, 430। तो ये फॉर्मूला से तो आप लोग समझ जाओगे कि व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पर फॉर्मूला देख के तो बता ही सकते हो मेरे को, क्या है मेरे को बताओ फॉर्मूला देख के। तो भैया आप बताए हैं 500 माइनस 70 कितना हुआ, 430 प्लस 30
तो ये तो सॉल्व कर लोगे, बट कभी कभी ऐसे नहीं दे और आपको नाम दे दे सैलरी रेंट, आपको कैसे पता कौन सा ऑपरेटिंग कौन सा नॉन ऑपरेटिंग? बताता हूँ आपको अभी, पहले इतना कॉपी कर लो फिर मैं समझा दूंगा। हो गया, डिस्कस करें। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसका बेसिकली मतलब होता है बिजनेस एक्सपेंस, जो बिजनेस चलाने में करना ही पड़ेगा। लाइक आप लोग एग्जांपल दो, सैलरी, रेंट, एडवर्टीजमेंट, रिपेयर्स। जो बिजनेस का, देखो बहुत सारा सभी खर्च आपको चलाना पड़ता है बिजनेस के लिए, बट ऑपरेटिंग मतलब जो बिजनेस में इन्वॉल्व है। अब लाइक मैं आप लोगों को देता हूं इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग, बिजनेस के लिए चाहिए बट बिजनेस में ऑपरेशन में कुछ काम नहीं आ रहा है, ये कहां देना पड़ता है मेरे को? लोन लेकर रखे उसका इंटरेस्ट देते हैं हम लोग, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, आपको पता है लॉस कहां पर आता है? पीएल का डेबिट में, बट ऑपरेटिंग नहीं है, क्या हो गया? नॉन ऑपरेटिंग। मैं एग्जांपल दूंगा, एग्जाम कराऊंगा, क्लियर कर दूंगा उसमें पूरा। बिजनेस चलाने में जो मेन डायरेक्ट खर्चा लगते हैं वो क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो बिजनेस में लग रहा है। और ये सब अब इसमें क्या आ जाएगा नॉन ऑपरेटिंग में? प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड, पता है डिविडेंड क्या होता है? एनीवन डिविडेंड क्या होता है? आप कहीं सरप्लस फंड्स आपके पास, आप कैपिटल लगा के रखे हो, आपके पास कैपिटल है 5 लाख का, आपने कितना बिजनेस में डाला? 5 लाख। आपको बिजनेस में 3 लाख ही चाहिए था, तो आप बिजनेस में 3 लाख चाहिए था, माने मशीन आपने 3 लाख खरीद लिया, आपके पास कितना एडल्ट पैसा पड़ा हुआ है? 2 लाख। एक साल बाद अगर आप कैश को 2 लाख को कैश बॉक्स में रख के रखे, एक साल बाद कितना हो जाएगा? ये मेरा 2 लाख ही रहेगा। बट आप क्या कर देते हो उसको कहीं पर इन्वेस्ट, बिकॉज आइडल रुपया पड़ा हुआ यहाँ तो 2 लाख का 2 लाख ही रहेगा, क्या फायदा है? अभी हमको चाहिए नहीं बिजनेस, हम क्या कर देंगे इसको? इन्वेस्ट, उससे क्या आएगा? इंटरेस्ट। तो आप कहीं इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट मिलता है तो वो होता है नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि आपका बिजनेस एक कमाई बिजनेस दे रहा है आपको, ये कमाई बिजनेस नहीं दे रहा है। बिजनेस में आइडल पैसा पड़ा हुआ था, तो कभी कभी आप आइडल पैसा ना शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हो, तो शेयर्स में क्या मिलता है आपको? डिविडेंड। यहां पर होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट बिजनेस में मिलता है ना आपको, किससे? क्रिएटर लुक से, वो यहां पर आएगा। कमीशन रिसीव्ड, वो किससे मिलता है हमको? बिजनेस करते वक्त मिलता है कमीशन। तो अभी मैं कराऊंगा, तो हम लोग को जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए क्या माइनस करना है? बिजनेस का खर्चा, नॉर्मल सा जीपी से आपको निकालना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो क्या माइनस करना है? बिजनेस खर्चा। क्या ऐड बैक करना है? बिजनेस इनकम। तो क्या आ जाएगा आपका? बिजनेस में कितना कमाई हुआ, और सारा खर्चा माइनस करके सारा इनकम ऐड करके क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। ये तो हम लोग को आता ही है, सारा इनकम ऐड, सारा खर्चा माइनस, नेट प्रॉफिट। बट व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ऑपरेटिंंग एक्सपेंस माइनस करो और ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दो। क्लियर है? सब कॉपी कर लिए? अब एग्जाम में दिखा रहा हूं, क्लियर हो जाएगा पूरा। आ जाओ। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग खर्चा उत्कर्ष, वो बिजनेस का खर्चा ना, मशीन तो बिजनेस में लगता है। एक बार इतना ध्यान मत दो, मेरे साथ करो, ये वाला समझ में आ जाएगा। एक बार एक काम करो, देखो एनपी निकालना तो सबसे इजी है। एनपी में क्या करना है? सारा इनकम ऐड, सारा खर्चा माइनस, तो हटा दो, वो बाद में कर लेंगे। आप लोग यहां पर मेरे को सिर्फ रीड करो, एक बार कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ रीड करना है। मेरे को जब मैं पूछूंगा तो मेरे को बताना कौन सा ऑपरेटिंग है कौन सा नॉन ऑपरेटिंग, बस यही काम है आप लोग का, ठीक है। एक बार रीड करो आप लोग, टेक 2 मिनट्स। ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे लिखेंगे हम लोग? क्रेडिट। पहले एक बार फटाफट पीएल बना ले, लेट्स मेक अ पीएल अकाउंट, फटाफट तुम लोग बोलो, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टाइजिंग, सैलरीज,
फिर रेंट, लाइटिंग, इंश्योरेंस चार्जेस, बैड डेट्स, ऑडिट फीस। ठीक है, ये तो इजी है, सारा खर्चा डेबिट। व्हेन नेट प्रॉफिट इज आस्क्ड, हमको नहीं देखना कौन सा ऑपरेटिंग कौन सा नॉन ऑपरेटिंग, सारा खर्चा डेबिट होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, इनकम होता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लॉस, जनरल एक्सपेंस, डोनेशन, रेंट रिसीव, लॉस, प्रॉफिट, इन पे निकल जाएगा। ये हम लोग को ऑलरेडी बहुत सारा सम्स किया है, टेंशन कोई। अब आते हैं ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग। कैरेज आउटवर्ड, ये सेलिंग एक्सपेंस होता है, बिजनेस बेचने के लिए तो खर्चा करना ही पड़ेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग ऑपरेटिंग, सैलरीज, रेंट, लाइटिंग, अंधेरा में काम होगा क्या, इंश्योरेंस, ऑपरेटिंग, एकदम एकदम ऑपरेटिंग। इंश्योरेंस आपको कराना ही पड़ेगा एसेट्स का, बिजनेस खर्चा ही तो है, ठीक है ना। बैड डेट्स, ऑडिट फीस, ऑडिट तो कराना पड़ता है हर बिजनेस को साल के एंड में, इसे बाद में सीखोगे, जब टैक्स वैक्स आएगा बीकॉम में तो सीखोगे, ऑडिट कराना ही पड़ता है, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, नॉन इनकम है, ये एक्सपेंस है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो भैया बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है, आप कहीं इन्वेस्ट करके रखो पैसा आ रहा है, बिजनेस इनकम नहीं है आपका ये। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस, डोनेशन, नॉन ऑपरेटिंग, बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है डोनेशन को, ठीक है ना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और बहुत चीज बहुत ना याद कर लेता है, कोई टेंशन नहीं, आने वाला नहीं है, आएगा 2 मार्क्स के लिए, इसमें जब भी टेंशन लेने का फायदा नहीं कि भैया क्या है समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कुछ में आता ही नहीं है, और आएगा तो 2 से 3 मार्क्स के लिए आएगा, तो अननेसेसरी टेंशन लेके फायदा नहीं सब चीज का। फाइनल कौन सा फोकस इसमें आना चाहिए, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट एडजस्टमेंट, बस, ठीक है। रेंट रिसीव्ड, सोच के बताना, रेंट रिसीव्ड मैंने बता दिया, 2 ही चीज ऑपरेटिंग है, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। ये बिजनेस क्या है, रेंट रिसीव्ड क्या है, आपके पास आइडल पैसा पड़ा था, आपने कोई जगह खरीद लिया, वो जगह से क्या आ रहा है आपको, रेंट आ रहा है। बिजनेस का रेंट, बिजनेस इनकम थोड़ी ना है ये। रेंट क्या होता है, आपके पास जगह पड़ा था, आपने किसी को भाड़े पे दे दिया, और भाड़े से रेंट आ रहा है, वो जगह से रेंट आ रहा है, दिस इज नॉट बिजनेस इनकम। क्या है ये, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। लॉस बाय फायर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल, नॉन ऑपरेटिंग। तो हम लोग को क्या करना है जीपी से, भैया देयर वाज नो ऑपरेटिंग इनकम, पहला बात ये देखियो, सम में देयर वाज नो ऑपरेटिंग इनकम, क्या था, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो हम लोग को जीपी से क्या माइनस करना है, सारा ऑपरेटिंग खर्चा, ये सारा माइनस करना है, ये माइनस करना है, ये माइनस करना है, क्या आ जाएगा आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। थोड़ा क्रिटिकल चीज था, मैं क्लास में तो भेज दूंगा, समझ में आया। डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बिजनेस का मेन खर्चा डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये एक बार वापस देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मेन बिजनेस खर्चा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो हम लोग जीपी से क्या माइनस करते हैं, ओनली ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और क्या ऐड करते हैं, ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। क्लियर है सबको। लास्ट टॉपिक इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का 2 अप्रोच है बनाने का, बताओ क्या क्या। एक होता है ऑर्डर ऑफ परमानेंस, लिख लो, देख लो, एक ऑर्डर ऑफ होता है परमानेंस, मतलब जो एसेट्स आपके पास ज्यादा टाइम रहेगा उसको सबसे ऊपर दिखाएंगे, और जो सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा सबसे नीचे दिखाएंगे। क्या बोला मैंने, जो सबसे देर से कैश में कन्वर्ट होता है उसको सबसे ऊपर दिखाते हैं, जो परमानेंट आपके पास, जिसको कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लगता है उसको सबसे ऊपर दिखाते हैं, और जिसको जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते सबसे नीचे दिखाते हैं। यहां देखो, चालू सबसे नीचे क्या है, कैश, माने ये है आपका करंट एसेट्स, क्योंकि करंट एसेट्स 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो सकता है, और ये है फिक्स्ड एसेट्स। तो बेसिकली जब ऑर्डर ऑफ परमानेंस बोला जाता है, सबसे ऊपर क्या आता है, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये एक अलग से कैटेगरी आ गया, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स। और अगर ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बोलेगा तो रिवर्स हो जाएगा, पहले क्या रहेगा, करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स। यहां पर भी देखो, पहले क्या है, कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल, ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, फिर करंट लाइबिलिटीज,
जिसको जल्दी से कैश में पेमेंट करना पड़ता है 1 साल के अंदर, वो पहले, फिर ये, फिर कैपिटल। ये क्या है, कौन सा अप्रोच, परमानेंस अप्रोच। फिर है लिक्विडिटी अप्रोच, रिवर्स हो जाएगा। देखो पहले करंट एसेट्स, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर फिक्स्ड एसेट्स। सबको दिख रहा है? यहां पर क्या है, पहले करंट लाइबिलिटीज, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड देन कैपिटल। सब में कुछ नहीं बोला होता है, वी ऑलवेज अप्रोच फॉलो परमानेंस अप्रोच। मैंने पहले क्या रहेगा, फिक्स्ड एसेट्स, फिर क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट, फिर क्या रहेगा, करंट एसेट्स। एंड लाइबिलिटी साइड में पहले कैपिटल वाला पोर्शन, देन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, देन करंट लाइबिलिटीज। क्लियर है? कौन कौन सा अप्रोच है, परमानेंस, लिक्विडिटी। तो ये नहीं करने से बात कैसे करता है? स्कूल पे डिपेंड करता है, बहुत स्कूल नहीं काटता, बहुत स्कूल काट लेता है, तो पता कर लो अपना स्कूल में, ठीक है ना। हो गया हम लोग का, एक लास्ट टॉपिक बच गया, मेरे को दिख गया यहाँ पर, तो करवा देता हूँ। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन। पहले तो फोटो खींच लो इसका, रुको मैं अच्छा से दिखा देता हूँ। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, यहां तक, यहां से फोटो खींच लो, कॉपी मत करो, बहुत लंबा है। अच्छा टॉपिक है ये, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। स्टार्ट करें, लास्ट क्वेश्चन है ये, करें स्टार्ट। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी एक ऐसा लाइबिलिटी है जो अभी लाइबिलिटी नहीं है, बट आगे जाके लाइबिलिटी बन सकता है। क्या बोला मैंने, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इज अ लाइबिलिटी विच इज नॉट अ लाइबिलिटी नाउ, but can become a liability on the happening of a certain event that is uncertain right now. आगे जाके हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सबसे इजी एग्जांपल है बिल्स डिस्काउंटेड। मैंने बिल डिस्काउंट करवा दी, 31 मार्च आ गया। 31 मार्च क्या होता है पता है, साल खत्म होता है, बुक्स को क्लोज करना पड़ता है, और अभी आया नहीं है ड्यू डेट। ड्यू डेट है 14 अप्रैल, हम फिर बोल रहा था 14 अप्रैल को ड्यू डेट है। तो 31 मार्च को मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी है, मैंने बिल डिस्काउंट करा के रखा है, बिल किसके पास है, बैंक के पास। मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी है, हाँ या ना, अभी 31 मार्च के दिन? नहीं। क्यों भैया, हम तो बिल डिस्काउंट करा लिए, हम तो पैसा ले लिए, बिल किसके पास है, बैंक। बैंक 14 अप्रैल को किसके पास जाएगा, ड्रॉई के पास। ड्रॉई पैसा नहीं देगा तो बैंक किसके पास आएगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी। और अगर ड्रॉई पैसा दे दिया तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगा, तो इट बिकम्स कॉन्टिंजेंट। कि हो सकता है अगर 14 अप्रैल को सामने वाला पार्टी नहीं दे तो मेरे को देना पड़ेगा। अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इज अ लाइबिलिटी which is not a liability now but can become a liability in the future on the happening of a certain event. सबसे इजी एग्जांपल क्या है, बिल्स डिस्काउंटेड विद द बैंक। फिर क्या लिखा हुआ देखो, गारंटी फॉर लोन। हम है बड़ा आदमी, एग्जांपल दे रहा हूं, हम है बड़ा आदमी, दो दोस्त को पैसा चाहिए। एक दोस्त दूसरा दोस्त को बोल रहा है भाई रुपया दे, दूसरा दोस्त क्या बोल रहा है, नहीं देंगे, तुम डुबा देगा, तुम देगा नहीं वापस। तो पहला दोस्त बोल रहा है भाई दे दे, हमको चाहिए। तो दूसरा दोस्त क्या बोल रहा है, अगर भैया गारंटी दे देंगे ना, हमको भैया पे भरोसा, तेरे पे नहीं। दोस्त एक दूसरे के लोग, बट भरोसा किस पे है, मेरे पे, भैया पे, कि भैया अगर गारंटी देंगे भाई तो हम तेरे को दे देगा। और हम भी दे दिया भाई, दे देगा, हम है ना, तुम दे दे, कोई बात नहीं, हमें देख लेगा। और वो मेरे को लाइबिलिटी है कोई नहीं। बट अगर वो अपना औकात में आ गया और नहीं दे रुपया, तो वो किसके पास आएगा, भैया आप गारंटी दिए थे, आप 2 रुपया मेरे को। तो अभी लाइबिलिटी नहीं है, बट एक हैपनिंग होगा कि वो ढीठ निकल गया, रुपया नहीं दे, तो जो गारंटी हम दिया था वो रुपया देना पड़ेगा। कोई केस करके रखा है मेरे पर, होगा नहीं कभी, कोई केस करके रखा है, ठीक है, कोर्ट का फैसला आएगा 31 मार्च के बाद, तो आज कोई लाइबिलिटी है, कोर्ट केस मेरे अगेंस्ट आ गया, हम हिरण को मारा है, ठीक है, और कोर्ट केस आ गया कि आपको देना है 25 लाख रुपया, ठीक है, तो क्या होगा, पैसा देना पड़ जाएगा। तो दिस इज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। आप लोग फोटो खींच लिए हो, घर जाके देखना, यही लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक विल हैविंग अ टेस्ट ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनल अकाउंट्स एंड रेक्टिफिकेशन, एंड नेक्स्ट ट्यूसडे विल बी रिवाइजिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड रेक्टिफिकेशन, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।